नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अर्चना रघुवंशी, आपकी हिंदी टीचर, फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई कविता के साथ। कविता 4 किताबें। कवि गुलजार जी। कवि परिचय। जन्म 18 अगस्त 1936 में दीना, झेलम जिला, पंजाब, स्वतंत्रता पूर्व भारत में हुआ। परिचय। गुलजार जी का मूल नाम संपूरन सिंह कालरा है। आप एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार हैं। प्रमुख कृतियाँ: चौरस रात लघु कथाएं, रावी पार कथा संग्रह, रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पसमीने की कविता संग्रह, खराशे कविता कहानी का कोलाज। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदी कविताएं जीवन का सार है। आदरणीय श्री गुलजार साहब की ये रचनाएं हमें बचपन में ले जाती हैं। किताबें जो हमारे बचपन की सबसे अच्छी दोस्त होती थी। हर दर्द, खुशी, सुख, दुख सबको व्यक्त करने का सबसे अच्छा माध्यम होती थी। लेकिन आज के इस बदलते वक्त में कंप्यूटर ने उसका सारा जगह ले लिया है। गुलजार जी कहते हैं कि आजकल का ये युग संगणक अर्थात कंप्यूटर का युग है, और यह कहना गलत न होगा कि इस युग में जैसे हम किताबों का उपयोग करना ही भूल गए हैं। इसलिए किताबों का जो नाता हमसे है वो मानो टूट सा गया है, और किताबों के इसी दर्द को इस कविता के माध्यम से गुलजार जी ने बयान किया है। तो अब हम चलते हैं कविता की तरफ। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, अब अक्सर। शब्दों के अर्थ इस प्रकार से हैं। किताबें पुस्तक, हसरत उम्मीद या फिर इच्छा, सोहबत संगत, शीशा कांच, मुलाकात भेंट या फिर मेल मिलाप, शामें संध्या। गुलजार जी यहाँ पर किताबों के दर्द को बयान करते हैं। आज कंप्यूटर के कारण किताब और पाठक के बीच दूरियां आ गई हैं, और इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुए कवि कहते हैं कि आजकल किताबें अलमारियों में बंद पड़ी हैं। अलमारियों में बंद पड़ने के कारण वे मनुष्य को कैसे देख रही हैं? बड़ी उम्मीद और इच्छा के साथ देखती हैं कि कोई उन्हें निकाले और पढ़े। कवि कहते हैं कि हमें वो इस तरह से, इस उम्मीद से देखती हैं कि उन्हें कोई आदर दे, उन्हें कोई उन अलमारियों से निकाल कर पढ़े। पहले जो कई शामें उनकी संगत में गुजर जाती थी, अर्थात
पहले जब कंप्यूटर का इतना दौर नहीं था तो लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा समय किताबों के साथ बिताते थे। लेकिन अब तो महीने गुजर जाने पर भी कभी मुलाकात नहीं होती। अब वे अक्सर अलमारियों में ही कैद रहती हैं। इसी तरह से आज हम देख रहे हैं कि आज भी समय लगभग पूरी तरह से ऐसा ही हो गया है कि किताबों से हम धीरे धीरे दूर हो गए हैं और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समय कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल के साथ बीत रहा है। तो किताबों के इस दर्द को कवि ने यहाँ पर बयान किया है। अगली पंक्ति, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें। गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। शब्दों के अर्थ इस प्रकार से है। कंप्यूटर संगणक, बेचैन व्याकुल, किताबें पुस्तकें, कदरें मूल्य, सेल कोशिका। और एक दूसरा अर्थ होता है सेल का, जैसे इंग्लिश में भी सेल कहा जाता है तो उसका अर्थ होता है बिक्री। घर गृह, पर्दा आड़ करने के लिए लटकाया हुआ कपड़ा, रिश्ते संबंध या फिर नाता। जैसा कि कवि ने पहले कहा कि पहले कई शामें जो है किताबों के साथ गुजरती थी, लेकिन अब हमारी शामें ज़्यादातर कंप्यूटर के पर्दों पर गुजरती हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि किताबों से जो दूरियां हैं मनुष्यों की, वो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है और इन्हीं दूरियों के कारण किताबें क्या हो गई हैं, बेचैन सी हो गई हैं और उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि किताबों का जो नाता हमसे टूट गया, उसके कारण किताबें क्या हो गई हैं, बेचैन हो गई हैं और बेचैनी के कारण कवि के सपनों में भी किताबें आने लगी हैं। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, कदर मूल्य, जो मूल्य जीवन मूल्य की बातें किताबों में होती थी, जो कभी जिंदा हुआ करते थे, जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, क्योंकि किताबों में सेल नहीं होता था तो खत्म होने का सवाल ही नहीं था। जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में सेल होता है और वो समय पर खत्म हो जाते हैं, लेकिन किताबों को पढ़ते समय उसकी जो जीवंतता, जो मूल्य थे, वो कभी खत्म नहीं होते थे। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि किताबों के जो सेल, जो जीवन मूल्य थे, वो कभी मरते नहीं थे, लेकिन कंप्यूटर के पर्दों पर वे बातें अब नजर नहीं आती। रिश्ते नातों की अहमियत उन किताबों में थी, अब वे घर में नजर नहीं आती। वो कदरें अब नजर नहीं आती घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। जब हम किताब पढ़ते ही नहीं तो रिश्ते और संबंधों के बारे में क्या जानेंगे।
तो कवि यहाँ पर कहते हैं जो सीख, जो जीवन मूल्य, जो किताबों के द्वारा जीवन मूल्य हमें मिलता था, वो कंप्यूटर के पर्दों पर नहीं मिलता है। अगली पंक्ति, वह सारे उधड़े उधड़े हैं, वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है, कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है, कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं, वो सब अल्फाज बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं, वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। शब्दों के अर्थ, उधड़े उधड़े सिलाई खुलना, सफ़ा पन्ना, सिसकी धीरे धीरे रोने की ध्वनि, लफ्ज़ शब्द, मानी अर्थ, टुंड जिसकी डाल या पत्तियां कटकर या झड़कर गिर गई हो, अल्फाज शब्द या शब्द समूह। अब यहाँ कवि ने पुस्तकों की प्रशंसा की है, क्योंकि ये किताबें रिश्ते संबंधों के बारे में बताती हैं और वह सारे संबंध अब उधड़ गए हैं, टूट चुके हैं। कवि कहते हैं वह सारे उधड़े उधड़े हैं। उनके पन्नों की जो सिलाई है, उन पुस्तकों की जो सिलाई है, वो क्या हो गई है, खुल गई है, टूट गए हैं। कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कवि कहते हैं कि रिश्तों की ताकत खत्म होते ही ये किताबें क्या हो गई हैं, महत्वहीन हो गई हैं। देखो, जब हम किताबों को महीनों महीनों नहीं पढ़ते हैं और अलमारी में पड़ी पड़ी किताबें पुरानी हो जाती हैं, तो कवि जब पन्ना पलटते हैं तो एक सिसकी निकलती है, मतलब कवि को रोना आता है। अर्थात कवि उन पन्नों को देखकर उनकी दयनीय स्थिति पर कवि को रोना आता है, ऐसा कवि यहाँ पर कहते हैं। कवि कहते हैं कि ये इतने पुराने हो गए हैं कि इनके शब्द जो है वो खोसे गए हैं, कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं। लफ्ज शब्द, तो मानी अर्थ, कई लफ्जों के जो शब्द है, ये पुस्तकें जो है अलमारी में पड़ी पड़ी पुरानी हो गई है, इस कारण इनके जो शब्दों के अर्थ हैं वो क्या हो गए हैं, जैसे कहीं खोसे गए हैं। शब्दों का जो एक दूसरे से नाता था, जो अर्थ था, वे सब अब सारहीन लगते हैं। बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं, वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। जिस तरह ठूठ पर पत्ते नहीं उगते, यानी जो वृक्ष है जहाँ से जिसकी डाल कट जाती है, जहाँ पर कोई पत्ते नहीं उगते, उसी तरह से ये पुस्तकें आज के समय पर हो गई हैं। कवि यहाँ पर ठूठ वाले वृक्ष का उदाहरण देते हैं। कहते हैं जिस तरह ठूठ पर पत्ते नहीं उगते, उसी तरह अब ये शब्द जो हैं निरर्थक और बेमतलब हो गए हैं। अर्थात अर्थ के बिना शब्दों का कोई मतलब नहीं है। अगली पंक्ति, जुबां पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का। जुबां पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तहबतह खुलता चला जाता है पर्दे पर, बहुत कुछ तहबतह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राबता था कट गया है। किताबों से जो जाती राबता था कट गया है। शब्दार्थ, जुबां जीभ, जायका स्वाद, क्लिक बटन दबाना, राबता
रिश्ता। यहाँ पर कवि गुलजार जी कहना चाहते हैं कि पुस्तकों और कंप्यूटर पर पृष्ठ पलटने अर्थात पन्ना पलटने के तरीकों के बारे में वो बताते हैं कि किस तरह से किताबों के पृष्ठ पलटने में जीभ को एक प्रकार का स्वाद मिलता था। किताब पढ़ने की पहले की स्थिति के बारे में कहते हैं कि जुबां पर जायका आता था पन्ना पलटने के बाद। जब एक पन्ना पढ़ते पढ़ते समाप्त हो जाता था तो दूसरा पन्ना पलटते समय हम जुबां पर हाथ रख के फिर उसे पलटते थे तो एक प्रकार का स्वाद आता था। पर अब ये बात नहीं रही। आज माहौल जो है वो बदल गया है, परिस्थिति जो है वो बदल चुकी है। अब बस उंगली क्लिक करने से पर्दा जो है या पन्ना जो है वो पलट जाता है। अब कंप्यूटर पर उंगली से क्लिक करने पर पृष्ठ पलक झपकते ही बदल जाता है। पर्दे पर मनचाहे ढंग से एक के बाद एक कोई भी पृष्ठ खोला जा सकता है। इसके कारण लोगों का किताबों से बना हुआ जो निजी संपर्क था वो अब टूट गया है। जो रिश्ता किताबों के साथ था वो अब टूट गया है। किताबों से जो हमारा अटूट लगाव था अब वो धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है और उसकी जगह कंप्यूटर ने ले ली है। अगली पंक्ति, कभी सीने पर रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे। कभी घुटनों को अपने रीहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे। छूते थे ज़बी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। शब्दार्थ, रीहल ठावनी जिस पर धर्म ग्रंथ रखकर पढ़ा जाता है। जबी माथा, इल्म ज्ञान, आइंदा दोबारा। अब यहाँ पर गुलजार जी कहते हैं कि पहले जब हम किताबों को पढ़ते थे और पढ़ते पढ़ते थक जाते थे तो उन्हें सीने पर रखकर लेट जाते थे। कभी उन्हें गोदी में रख पढ़ते तो कभी घुटनों की रीहल बनाकर उस पर रखकर नीम के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ते थे। जिस तरह ईश्वर के सामने हम नतमस्तक होते हैं उसी तरह किताबों को माथे से लगाकर हम उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हैं, क्योंकि ये किताबें हमें ज्ञान का प्रकाश देती हैं। ज्ञान तो आगे भी विभिन्न माध्यमों से मिलता रहेगा, किंतु किताबों से जुड़ाव का आनंद शायद कभी न मिले। कवि यहाँ पर कहते हैं कि किताबों से हमारा संपर्क बड़ा हुआ करता था। कभी हम किताबों को छाती पर रख कर लेट जाते, कभी गोद में रख लेते, तो कभी अपनी घुटनों को रीहल बनाकर उस पर पुस्तक रखकर हम माथा टिकाकर उसे पढ़ते थे, क्योंकि हमें मालूम था कि ऐसा करने से भविष्य में उससे और भी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अब यह नहीं रहा। अब किताबों और कंप्यूटर, इनके बीच लोगों ने कंप्यूटर को ज़्यादा महत्व देना शुरू कर दिया है। अगली पंक्ति, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के। किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, किताबें
गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे, वो शायद अब नहीं होंगे। शब्दार्थ: फूल, पुष्प, रुक के, चिट्ठी या संदेश पत्र। अब यहाँ पर कवि गुलजार जी के आगे एक प्रकार की समस्या जूझ रही है। समस्या ये कि अब किताबों का क्या होगा। वो कहते हैं कि मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल, पहले हम किताबों में फूल रखते थे और उसके सूखने के बाद उसकी जो पंखुड़ियां हैं हमें किताबों में नजर आती थी, उसकी जो खुशबू है वो हमें किताबों के पन्नों से उसकी महक जो है वो मिलती थी। उन फूलों से किताबें जो है वो महक उठती थी, महकी हुई चिट्ठियां मिलती थी, जिसे देखकर हमने जो रिश्ते बनाए थे उनकी यादें ताज़ा हो जाती हैं। अर्थात कवि कहते हैं कि किताबें गिरने उठाने के बहाने मधुर रिश्ते बनते थे, उनकी संभावना अब खत्म हो गई है। पुस्तक और पाठक के बीच वे मधुर रिश्ते शायद अब कभी देखने को नहीं मिलेंगे। इस समस्या, यह प्रश्न कवि के आगे आकर खड़ी हो गई है। कवि सोचने लगते हैं कि अब किताबों का क्या होगा, उन रिश्तों का, उन संबंधों का अब क्या होगा। तो इस तरह से कवि गुलजार जी ने किताबों के दर्द और पुस्तक और कंप्यूटर के बारे में यहाँ पर बताया है कि प्रगति हमने कर ली है और किस तरह से कंप्यूटर जो है वो पुस्तकों का स्थान लेते चला जा रहा है। धन्यवाद।